आज की हमारा पहला सेगमेंट जिस तरह के बजट 2025 के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। ज़िलहज का महीना भी होगा, हज की तैयारियां भी हैं और साथ साथ कल भी जैसे हमने कहा कि IMF की तरफ से ज़ोर ये भी है कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए। एक जो उसके ऊपर हमारे सामने आ रही है सूरत हाल वो ये कि यूज्ड गाड़ियाँ जो पहले हम समझते थे कि भाई नई गाड़ी अफोर्ड करना तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तो कम अज़ कम जो पुरानी गाड़ियाँ हैं, जो यूज्ड गाड़ियाँ हैं, उसी पे हमारा बजट कहीं ना कहीं इक्तफा करता था। IMF के नए प्रोग्राम के तहत इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ करने की बात की जा रही है। मसला ये होता है कि पाकिस्तान में वैसे भी गाड़ियाँ बेचारी रिटायर नहीं होती। आप देखिए 25 साल पुरानी, 40 साल पुरानी गाड़ी भी चल रही है। और इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया कि अगर आप कराची शहर में देखें तो आपको कई बलूचिस्तान की या KP की जो गाड़ियाँ हैं उनकी नंबर प्लेट्स के साथ चलती हुई नज़र आती हैं। हाउ इज़ दैट रियली अफेक्टिंग अस? इसमें थोड़ी सी गुफ्तगू हम चोरी की भी गाड़ियों की भी करना चाहेंगे, जो कि इंश्योरेंस की वजह से, कार ट्रैकिंग की वजह से अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। लेकिन बहरहाल ये भी नज़र में आता है कि गाड़ी अगर आपकी जो प्रोविंस है उसकी हदूद से निकल जाती है तब तो उसको उसका पता कराना बहुत मुश्किल है। और यही नहीं कि वो निकल जाती है, वो बेचारी पूरी डिसेंबल हो जाती है, उसके पार्ट्स भी बिक जाते हैं। अगर वो पूरी कहीं निकल जाए तो उसका नंबर प्लेट भी बदल जाता है। आइए इन तमाम चीज़ों पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़हद नज़ीर जो डायरेक्टर हैं होमलैंड कार कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ज़रा पहले बात करते हैं, ये जो यूज्ड गाड़ियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ करने की बात की जा रही है, क्या इससे ये गाड़ियाँ सस्ती होंगी? क्योंकि नई गाड़ी के लिए तो इंतज़ार भी है, टैक्सेस भी है, आप जिस कीमत पे बुक कराते हैं उस कीमत पे ख़रीदते नहीं हैं, इवेंचुअली बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं। तो अब बताइए कि यूज्ड कार्स का क्या सिनेरियो है? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से मैं एक एसोसिएशन का हिस्सा हूँ जो इंपोर्ट एंड ट्रेडर्स कराची की कमेटी है, उसका हेड हूँ मैं। और जब भी ये जून आता है, जुलाई आता है, तो इसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी पॉलिसीज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें एक हमारे जैसे सिविलियंस या लोकल लो और मिडिल क्लास इनकम के लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो इस बार पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि IMF ने कहा है कि आप इम्पोर्टेड यूज्ड गाड़ियों को सस्ता करें। जो अभी IMF की जो पॉलिसी है उसको सुनने में ये आ रहा है कि ये जो यूज्ड गाड़ियाँ हैं जिनकी कब कहीं 5-10 साल से उसकी इंपोर्ट पॉलिसी 3 इयर्स की थी कार्स की, अब वो उसको 5 इयर्स पे ला रहे हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी गाड़ी पुरानी होती है उतना ही पर ईयर उस पर डिप्रिसिएशन ड्यूटी में मिलता है। तो अगर ये 5 इयर्स पुरानी कार्स अगर इम्पोर्टेड ये ऑन हो जाए, ये पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अगर ये बिल्कुल हम जिस तरह चाहते हैं, जिस तरह इम्पोर्टर्स चाहते हैं, जिस तरह मिडिल क्लास लोग चाहते हैं कि सस्ती गाड़ियाँ आएँ, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप होगा गवर्नमेंट के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा स्टेप होगा और इसकी वजह है फ़हद, क्योंकि पूरी दुनिया जा रही है नेट ज़ीरो की तरफ, पूरी दुनिया लेके आ रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की पॉलिसीज़। तो IMF और तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको हम कहते हैं उनके तो हक़ में जाता है कि वो अपना पुराना स्क्रैप माल हम पे डंप कर दें। यानी 5 साल पहले अगर उन पे देखें, अगर मैं अभी लंदन से होके आई हूँ, वहाँ पे गाड़ी रखना बहुत, अभी मैं सिंगापुर का हवाला दे रही थी, बहुत टैक्सेस होते हैं, कंजेशन चार्जेस होते हैं, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो ये गज़लर्स, ऐसी गाड़ियाँ जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हैं, उनसे अब जान छुड़ाएं। वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो यकीनन समझ में आता है कि पुरानी गाड़ियों को उन्होंने कहीं ना कहीं तो डंप करना है। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट भी करता हूँ। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ का मसला ये है कि हमारे पास चार्जिंग सिस्टम्स नहीं है। अभी भी आप देखें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ना हो चार्जिंग सिस्टम्स, हमें ज़रूरत है मास ट्रांसपोर्ट की, हमें ज़रूरत है बसेस की। मास ट्रांसपोर्ट इसी तरह होगा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जापान भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाता है। 5 साल पुरानी जो छोटी मास ट्रांजिट ऐसे होगा कि अगर सर्कुलर ट्रेन्स और हमारी बुलेट ट्रेन्स पाकिस्तान में चलेंगी, मेट्रो बसेस चलेंगी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आपने देखा है कराची का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ऑरेंज ट्रेन वाला, आज इसको मेरे ख्याल से 5-6 साल। लेकिन फ़हद आपको सड़कें नज़र आ रही हैं? कराची शहर की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, डू वी नीड मोर कार्स ऑन द रोड? आई थिंक कि इसको आप थोड़ा सा चेंज करें। आप लो और मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों की बात करें, देखिए उनको एक अच्छी स्टैंडर्ड वाली गाड़ी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सुजुकी पे चल जाएं, उसकी जो सबसे छोटी गाड़ी है वो आज भी 3.2 मिलियन की है, जिसमें ना सीट बेल्ट का पता है ना एयरबैग का पता है। अगर 5 साल पुरानी जापानीज़ ही इलेक्ट्रिक गाड़ी आप मंगाएं
तो दैट वुड कॉस्ट नॉट मोर देन 2 मिलियन रुपीज़ अगर 5 साल पुरानी आ जाए। और वो इलेक्ट्रिक गाड़ी जिस तरह आप चाह रही हैं कि वो हमारे जो मैं तो आई वुड आइडियली वांटेड टू बी 3 इयर्स, आई वांट मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, क्योंकि देखें आपकी बात एक तरह से बजा है कि एक आम आदमी अच्छी सवारी चाहता है, महफूज सवारी चाहता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान नीड मोर कार्स, वी नीड टू बी गोइंग टूवर्ड्स मोर सस्टेनेबल सोल्यूशंस। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, हमें सस्टेनेबल सोल्यूशंस की तरफ जाना है। हमें चाहिए कि हम देखें किसी भी मुल्क की या किसी भी शहर की आबादी जब 1 करोड़ के करीब पहुंचती है, उसे तजावुज़ करती है, तो उसके बाद लोग वहाँ पे मैस ट्रांसपोर्टेशन के प्लान सोचने लगते हैं। वाई आर वी नॉट आस्किंग आवर गवर्नमेंट कि 30 लाख की गाड़ी लें, 20 लाख की गाड़ी लें, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद उसके फ्यूल का खर्चा अलग है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा अलग है। पहली बात तो आप ये सोचें कि ये जितने भी लोग जो 20 लाख और 25 लाख वाली गाड़ी लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो आजकल इन ड्राइव करते हैं अपनी, मेरे भाई उनके लिए तो इसके ज़रिए अपनी किस्त निकालना भी मुश्किल है। हम कितने कैप्टन से, कितने ड्राइवर से बात करते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ इस आसरे पे कि जी हमारा फॉर एग्जांपल प्लैटिनम सर्विस है या बिजनेस सर्विस है, हम विल बी एबल टू पे द जो हमारी किस्त बनेगी हम उससे निकाल लेंगे, लेकिन इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट। खैर बहरहाल मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे यहाँ गाड़ियों के सेल्स के नंबर्स कुछ अगर आप लोगों से शेयर करना चाहें। सेल्स इस वक्त इस पिछले कोई 2-3 महीने से जब से हमारे जो स्टॉक के पॉइंट्स 6000 भी टच किए, फिर वो नीचे 3000 पे आ गए, उसके बाद अभी आपने देखा ये जो हमारी पाक अफवाज ने जो इंडिया को जवाब दिया उसमें फिर वो 12000 पॉइंट्स, 11000, 10000, तो पिछले हम कोई 2 महीने से फिगर्स बहुत अच्छे देख रहे हैं। साल की जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो लगभग कोई 12000 से 15000 गाड़ियाँ बिक रही हैं, और जो लोकल गाड़ियाँ हैं, लोकल गाड़ियों का सबसे बड़ा इशू ये है वो भी तकरीबन 15-16 हज़ार पे चली गई, लेकिन उनमें हिडन कॉस्ट आई एम सॉरी टू से बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ये बताइएगा कि जैसे अगर तो ये 5 साल पुरानी गाड़ी का मंसूबा आता है, टैक्सेस लोअर होते हैं, इसमें जो कमाएगा या जिसका फ़ायदा है वो आम आदमी नहीं है, वो बीच का ट्रेडर है। अभी भी हमने देखा कि जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा नई गाड़ियों की फ्लक्चुएट कर रही थी, बड़े बड़े लोगों ने 10 गाड़ी 20 गाड़ी जिसकी जो इस्तात थी ख़रीद के उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन से कमाया है। आज भी यूज्ड गाड़ी आपको प्रॉफिट दे के जाती है डिस्पाइट द डेप्रिसिएशन। नहीं, लेकिन मैं इस पे बड़ी बात आपसे ये करूँगा कि जितनी गाड़ी यूज्ड और सस्ती आएगी, लोकल मैन्युफैक्चरर्स उतनी ही अपनी गाड़ी की स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, क्योंकि देखें बात ये है कि प्राइस जब इंसान को या किसी भी बायर को सस्ती मिलेगी तो वो लोकल गाड़ी की तरफ कम जाएगा। आप दूर की गाड़ी लाएं, आपको लगता है कि पहले हमारे मुल्क में 1-2 लाख यूज्ड गाड़ियां आएँ और उसके बाद जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो इस बात पे कायल होगा कि मुझे अपनी क्वालिटी बेहतर करनी है। लोकल मैन्युफैक्चरर तो कभी भी देखें ना, आप कब से देख रही हैं, हमेशा एक मुल्क का असूल होता है कि जब एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगती है तो विद इन 2 years ऑफ टाइम द कंपनी नीड्स टू एक्सपोर्ट इट्स व्हीकल्स, बट वो स्टैंडर्ड ही ऐसा नहीं है। आप देखें टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, 50-50 साल से इनके ऊपर प्रीमियम 10-10, 20-20 लाख रुपए होता था, आज तक इन्होंने गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं की। तो अगर आप इनको कंपटीशन ही नहीं देंगे। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें तो प्रिंसिपल की चॉइस है ना? टोयोटा ने यहाँ पे अगर एक असेंबली यूनिट लगाया है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वरना ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्वालिटी की बात करें, देयर आर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स, पाकिस्तान में असेंबल हुआ हुआ मोबाइल बिकता है बाहर। मैं इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो भी मुल्क होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है ना अपनी बेहतर करने के लिए हमेशा आपको इनकरेज भी करेगा, और आपको एक टाइम लिमिट भी देगा कि इतना आपने मैन्युफैक्चर करके अपनी लोकल मार्केट को बेचना है और इतना आपने एक्सपोर्ट करना है। अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगी, जो कि IMF चाहता है, और हम चाहते हैं कि ये ऐसा एक कोई सिनेरियो बन जाए। क्योंकि मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मैं अपनी बात, मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि जो स्टेट है, जो हमारी अफवाज है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो एक पेज पे, और ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सबसे मेन पॉइंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पर्सनली आई फील के सेफ्टी सबसे पहले है। पुरानी गाड़ियों में कहीं ना कहीं जो यूज़र एक्सपीरियंस है, जो ट्रैवलर एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड होता ही है। दूसरा ये कि इसका एक बहुत बड़ा माहौलियाती इम्पैक्ट है। तो कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क इस तनाजुर में बनाना चाहिए। IMF की इसमें सोच जैसे मुझे समझ में आई है वो यही है कि इंटरनेशनली क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं, बिल्कुल ही
ट्रेडिशनल व्हीकल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी एक मद लगाई गई है 2030 में। और ये जो ट्रेडिशनल गाड़ियाँ हैं, ये जो नॉर्मल रेगुलर हमारी कन्वेंशनल गाड़ियाँ हैं, वो बाहर रखना अब इतना कोई सस्ता काम नहीं है। इसलिए वो कहीं ना कहीं तो जानिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान बेहतरीन डंपिंग ग्राउंड है, सो प्लीज़ बी वेरी ऑफ व्हाट वी आर अग्रीइंग टू।